नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी पोयम के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मास्टरपीस है बल्कि साउंड्स और इमोशन का भी एक परफेक्ट ब्लेंड मानी जाती है। इस पोयम का नाम है द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन द कैसल वॉल्स, जिसे ऑफन द ब्यूगल सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे लिखा है फेमस विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आज के इस वीडियो में हम इस पोयम का एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसके कंटेक्स्ट के साथ। अगर हमें इस पोयम की डीप फिलॉसफी को समझना है तो हमें सबसे पहले टेनिसन की लाइफ और उस फेज को समझना होगा जो उनके लिए सबसे ज्यादा डिफाइनिंग था। 1833 में टेनिसन के सबसे क्लोज फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम AHH की सडन डेथ हो गई। ये एक ऐसा लॉस था जिसने टेनिसन को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया और वो सालों तक मॉर्टैलिटी, ग्रीफ और ह्यूमन सोल जैसी थीम्स के बारे में डीपली सोचते रहे। फिर आता है साल 1850। ये साल इनकी लाइफ का एक वाटरशेड मोमेंट था। इस साल उन्होंने अपनी बहुत बड़ी एलिगी इन मेमोरियम पब्लिश की और अपनी लॉन्ग टाइम फियांसे एमिली सेलवुड से शादी भी की। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के बाद इसी साल उन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड करके पोएट लॉरेट भी अपॉइंट किया गया। तो ये जो पोयम हम पढ़ने वाले हैं, ये एक ऐसे माइंड की क्रिएशन है जो एक तरफ अपने डीप ग्रीफ को प्रोसेस कर रहा था और दूसरी तरफ मेच्योर लव और डोमेस्टिक सिक्योरिटी को एम्ब्रेस कर रहा था। अब आते हैं इस पोयम के ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल ओरिजिन पर। 1848 में अपने डिप्रेशन से रिकवर करने के लिए टेनिसन आयरलैंड के टूर पर गए, जबकि वो देश उस वक्त ग्रेट फमीन के ट्रैजिक फेज से गुजर रहा था। वहां उन्होंने किलरनी नाम की एक जगह को विजिट किया। किलरनी अपने सबलाइम लैंडस्केप के लिए पहले से ही काफी फेमस था, जहां पर्सी बाइसे शेली और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक पोएट्स पहले ही पिलग्रिमेज कर चुके थे। जब टेनिसन वहां थे तो उन्होंने ईगल्स नेस्ट नाम के एक पहाड़ी इलाके के पास एक बहुत ही स्टनिंग सनसेट देखा। यह जगह हिस्टोरिकली फेमस रॉस कैसल और लाफ लेन के आसपास थी। वहां टूरिस्ट के लिए कस्टमरी प्रैक्टिस थी जहां एक बोटमैन ब्यूगल, जो कि एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाता था और उस ब्यूगल की नोट्स आसपास के क्लिफ्स और माउंटेन से टकराकर इको करती थी। इस ऑकेस्टिक इको, वाटरफॉल और सेटिंग सन के मैजेस्टिक विजुअल ने इस लिरिक के लिए सेंसरी फाउंडेशन का काम किया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी फैक्ट है। जब ये पोयम पब्लिश हुई तो ये किसी स्टैंड अलोन पीस की तरह नहीं आई थी। इसे 1850 में टेनिसन के एक बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव पोयम द प्रिंसेस के थर्ड एडिशन में एक इंटरकैलरी सॉन्ग यानी एक म्यूजिकल इंटरल्यूड की तरह ऐड किया गया था। द प्रिंसेस का मेन नैरेटिव वुमेन्स हायर एजुकेशन के कंट्रोवर्शियल इशू पर बेस्ड था। क्रिटिक्स को इस लंबी पोयम का मीनिंग समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए टेनिसन ने इस शॉर्ट म्यूजिकल इंटरल्यूड को ऐड किया ताकि वो उस हेवी नैरेटिव के बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस दे सके और रीडर्स को इमोशनल पैथोस और डोमेस्टिक लव के थीम के साथ डीपली कनेक्ट करा सके। तो ये था हमारा ऑथर और टेक्स्ट का डिटेल्ड कंटेक्स्ट। चले फटाफट से इस पोयम को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। पहले स्टेंजा के साथ शुरू करते हैं। द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स एंड स्नोई समिट्स ओल्ड इन स्टोरी, द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक्स एंड द वाइल्ड कैटरैक्ट लीप्स इन ग्लोरी। पोयम की शुरुआत एक बहुत ही स्टनिंग विजुअल इमेज से होती है। स्पीकर कहता है स्प्लेंडर यानी ढलते हुए सूरज की सुनहरी और शानदार रोशनी एंशियंट कैसल की दीवारों पर गिर रही है। ये कैसल किलर्नी का फेमस रॉस कैसल है, जहां टेनिसन विजिट पर गए थे। ये रोशनी दूर उन बर्फीली चट्टानों स्नोई समिट्स पर भी पड़ रही है जो ओल्ड इन स्टोरी है। ओल्ड इन स्टोरी का मतलब है कि ये पहाड़ बहुत ही एंशियंट है और इनसे कई माइथोलॉजीज और कहानियां जुड़ी हुई हैं। आगे स्पीकर कहता है द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक्स, ढलते सूरज की लंबी किरणें झील के पानी पर पड़कर शेक या फिर शिमर कर रही हैं। आप समझ रहे हैं, पानी हिलता रहता है और उसके ऊपर जैसे कोई लाइट का सोर्स पड़ता है तो वो भी एक मिरर की तरह से शिमर करने लगता है। और वहीं पास में एक वाइल्ड कैटरैक्ट यानी एक बहुत बड़ा और तेज झरना पूरी ग्लोरी और या फिर शान के साथ पहाड़ से नीचे कूद रहा है। ये फिजिकल ब्यूटी और नेचर की शानदार इमेज है, लेकिन इसमें एक ट्रांजियंस है। सब कुछ फ्लीटिंग है और जल्दी अंधेरा होने वाला है। ब्लो ब्यूगल ब्लो, सेट द विंड इकोज फ्लाइंग,
ब्लो ब्यूगल आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग। अब स्पीकर वहां उस बोटमैन को कमांड देता है, ब्लो ब्यूगल ब्लो। वो कहता है कि अपना ब्यूगल, जो कि आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाओ ताकि उसकी तेज आवाज इन पहाड़ों से टकराकर वाइल्ड इकोज प्रोड्यूस करे। लेकिन फिर आखिरी लाइन में एक बहुत ही मेलंकोलिक शिफ्ट आता है। स्पीकर कहता है कि इकोज आंसर तो कर रही है, लेकिन वो आवाज डाइंग 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 है। यानी हर टकराव के साथ आवाज धीमी होती जा रही है और आखिर में खत्म हो जाती है। ये डिके, लॉस और पैसेज ऑफ टाइम का एक बहुत बड़ा सिंबल है। ओ हार्क, ओ हियर, हाउ थिन एंड क्लियर, एंड थिनर, क्लियरर, farther going. O sweet and far from cliff and scar, the horns of elfland faintly blowing. अब हम ऑर्केस्ट्रिक एक्सपीरियंस में और डीप हो जाते हैं। स्पीकर ऑडियंस से कहता है, ओ हार्क, ओ हियर, यानी ध्यान से सुनो। जैसे जैसे ब्यूगल की आवाज दूर जा रही है, वो और ज्यादा थिन और क्लियर होती जा रही है। थिन का मतलब यहाँ हाई पिच्ड और प्योर साउंड से है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेटो नहीं है। ये आवाज दूर क्लिफ्स और पहाड़ी क्रैक्स या क्रिविसीज, जिन्हें यहाँ स्कार कहा गया है, उनसे टकराकर वापस आ रही है। ये साउंड इतनी एथरियल और प्योर लग रही है कि स्पीकर को लगता है जैसे ये किसी आम इंस्ट्रूमेंट की नहीं, बल्कि एल्फलैंड के मैजिकल हॉर्न्स की आवाज है। एल्फलैंड नॉर्स और एंग्लो सेक्सन माइथोलॉजी का एक मैजिकल दुनिया है जहां एल्व्स रहते थे। स्पीकर का इमेजिनेशन उसको नेचर के एक बहुत ही मिस्टिकल लेवल पर ले जाता है। ब्लो, लेट अस हियर द पर्पल ग्लेंस रिप्लाइंग, ब्लो ब्यूगल, आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग। स्पीकर फिर से ब्यूगल बजाने को कहता है ताकि पर्पल ग्लेंस यानी सनसेट के टाइम पर्पल ह्यू में रंगी हुई वैलीज उस आवाज का जवाब दे सके। लेकिन चाहे आवाज कितनी भी मैजिकल क्यों ना लग रही हो, सच्चाई यही है कि वो मॉर्टल वर्ल्ड के लॉज में बंधी हुई है। आखिरी लाइन वही रिफ्रेन को रिपीट करती है, चाहे आवाज एल्फलैंड की लगे, उसको अल्टीमेटली डाइंग 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 यानी मरना ही है, यानी खत्म ही होना है। ओ लव दे डाई इन yon red sky, they faint on hill or field or river, our echoes roll from soul to soul and grow forever and forever. ये इस पोयम का सबसे पावरफुल और फिलोसफिकल टर्निंग पॉइंट है। स्पीकर अपने कंपेनियन को एड्रेस करता है ओ लव कहकर। ये लव प्रिंसेस ईडा हो सकती हैं, या फिर टेनिसन के मरे हुए दोस्त AHH का भी जिक्र हो सकता है। स्पीकर कहता है कि ये फिजिकल ब्यूगल इकोस चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, ये इस ब्यूटीफुल रेड स्काई, पहाड़ों, खेत और नदियों में गुम होकर मर ही जाती हैं। लेकिन तभी वो इस फिजिकल इको को इंसानी इको से कंट्रास्ट करते हैं। वो कहते हैं आर इकोज रोल फ्रॉम सोल टू सोल एंड ग्रो फॉर एवर एंड फॉर एवर। यहाँ आर इकोज का मतलब है इंसान का लव, उसकी मेमोरी, उसकी लेगेसी और उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन। फिजिकल साउंड वेव तो बहुत वीक होकर मर जाती है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट की इको एक सोल से दूसरी सोल तक ट्रेवल करती रहती है और वो मरने के बजाय जनरेशंस तक ग्रो करती रहती है और हमेशा जिंदा रहती है। इन लाइंस में टेनिसन ह्यूमन कनेक्शन को इमॉर्टैलिटी का दर्जा दे रहे हैं, यानी अमर होने का दर्जा दे रहे हैं। ब्लो ब्यूगल ब्लो, सेट द वाइल्ड इकोस फ्लाइंग एंड आंसर इकोस आंसर डाइंग डाइंग डाइंग। आखिरी में स्पीकर एक बार फिर ब्यूगल बजाने का ऑर्डर देता है, लेकिन इस बार डाइंग 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 सुनकर हमें उतना दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पीकर ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि फिजिकल दुनिया और फिजिकल साउंड तो मर जाएंगे, लेकिन हमारी जो इनर ह्यूमन लेगेसी है वो कभी नहीं मरेगी। ये एक अल्टीमेट ट्रियम्फ है मॉर्टैलिटी के ऊपर। तो दोस्तों, ये था इस पोयम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। चलिए फटाफट से इसके थीम्स को भी एनालाइज करते हैं। इस पोयम में टेनिसन ने एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट छुपाया है, जिसे सुनने के बाद आपका इस पोयम को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। सबसे पहली थीम जो इस पोयम के कोर में है, वो है ट्रांजिएंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम की, यानी वक्त का गुजरना और हर फिजिकल चीज का अंत होना। शुरुआत में जो स्प्लेंडर यानी रोशनी कैसल वॉल्स और पहाड़ों पर पड़ रही थी, वो बहुत खूबसूरत तो है, लेकिन वो टेम्पररी है। नेचर की हर खूबसूरत चीज, जैसे वो गिरता हुआ झरना, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। टेनिसन ने इकोस के बार बार डाइंग 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 होने को इस डीके और मॉर्टैलिटी का सबसे बड़ा सिंबल बनाया है। ये एक टाइप का सिंबल है कि इस फिजिकल दुनिया में सब कुछ मरने वाला होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है एथरियल और ह्यूमन इमेजिनेशन।
जब वो इकोज़ घाटियों यानी वैलीज़ में ट्रैवल करती हैं, तो आवाज़ इतनी प्योर और क्लियर हो जाती है कि स्पीकर को लगता है जैसे ये एल्फलैंड की आवाज़ हो। एल्फलैंड नॉर्स और एंग्लो सैक्सन माइथोलॉजी की वो मैजिकल दुनिया है जहाँ एल्व्स रहते हैं। यहाँ टेनिसन हमें इंसानी दिमाग की ताकत दिखाते हैं कि हम अपनी इमेजिनेशन से फिजिकल डिकेइंग दुनिया में मैजिक और ब्यूटी को ढूंढ लेते हैं। लेकिन पोयम एक हार्श रियलिटी चेक भी देती है। चाहे आवाज कितनी भी मैजिकल क्यों ना लगे, आखिर में लॉज ऑफ फिजिक्स के आगे उसको डाई करना है। अब आते हैं इस पोयम के सबसे पावरफुल और तीसरे थीम पर, द इमॉर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन सोल। जब फिजिकल इकोज रिवर और स्काईज में जाकर मर जाती हैं, तब टेनिसन इंसानी इकोज को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इंसानी इकोज क्या है? ये हमारा लव, हमारी मेमोरीज और हमारी लेगेसी है। जब एक इंसान दूसरे से जुड़ता है, तो उनकी इकोज यानी उनका असर कमजोरी से मरता नहीं है, बल्कि सोल टू सोल रोल करते हुए जनरेशन तक ग्रो करता है। जैसे कि मैंने शुरू में कंटेक्स्ट में बताया था, ये लाइंस डायरेक्टली उनके दोस्त अर्थर हेनरी हैलम AHH के लिए उनके लव को दिखाती हैं कि फिजिकल बॉडी भले ही मर जाए, स्पिरिचुअल कनेक्शन और मेमोरीज हमेशा इमॉर्टल रहती हैं। अब इस थीम को द प्रिंसेस के ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखते हैं, जिसमें ये सॉन्ग ओरिजिनली पब्लिश हुआ था। उस बुक की हीरोइन प्रिंसेस ईडा ने मर्दों को अपने कॉलेज से दूर रखने के लिए एक आइसोलेशनिस्ट दीवार, कैसल वॉल्स का एक मेटाफर बनाया था। टेनिसन ने इस गाने को ठीक उस नैरेटिव मोमेंट पर प्लेस किया था जहां प्रिंसेस ईडा और प्रिंस पहाड़ों में सनसेट देख रहे होते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक अवेकनिंग हो रही होती है। इस गाने का मैसेज उनके लिए ये है कि अपने आप को स्ट्रिक्ट रूल्स और एकेडमिक वॉल्स में आइसोलेट करके रखने से असली इमॉर्टैलिटी नहीं मिलती। असली इमॉर्टैलिटी तब मिलती है जब आप ह्यूमन लव, फैमिली और आने वाली जनरेशंस के थ्रू अपनी इकोज आगे बढ़ाते हैं। टू कंक्लूड, द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स सिर्फ एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की म्यूजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक डीप फिलोसफिकल जर्नी है। ये हमें नेचर की खूबसूरती दिखाती है, लेकिन साथ ही ये एक्नॉलेज करती है कि नेचर डाइंग 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 वाले इनएविटेबल एंड की तरफ बढ़ रही है। पर अल्टीमेटली ये पोयम एक बहुत ही ट्रम्पेंट और होपफुल नोट पर खत्म होती है कि भले ही फिजिकल दुनिया टेम्पररी है, पर इंसानी रूह, इंसानी सोल, लव और मेमोरीज की पावर हमेशा के लिए इमॉर्टल होती है, हमेशा के लिए अमर होती है। टेनिसन ने अपने पर्सनल ग्रीफ, नेचर की ऑर्केस्ट्रिक ब्यूटी और ह्यूमन सोल की परमानेंस को ऐसी फ्लॉलेस लिरिकल मास्टरपीस में बदल दिया जिसकी इको आज भी 170 साल बाद लिटरेचर और हमारे कोर्सेज में रेजोनेट कर रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा एग्जॉस्टिव एनालिसिस और लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन इस बेहद शानदार पोयम का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोयम अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल और मोर देन समरी वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।